हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में, जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आज के सेशन के अंदर हम इसको पूरा कंप्लीट से डिस्क्राइब करेंगे कि किस प्रकार से पूरा का पूरा कवर करेंगे कि किस कब ये स्कीम आई थी, क्या कवरेज है, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या बेनिफिट जो है वो फार्मर्स को मिलता है, कौन कौन इसके अंदर कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आईबीपीएस एएफओ का टारगेटेड बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का कंप्लीट पैकेज रहेगा, जिसके अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके साथ साथ कंप्लीट बुक्स, कंप्लीट पीडीएफ और मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इसके एक्सेस लेने के लिए आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके आप इसका एक्सेस ले सकते हैं और इसकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट डेट रिलेटेड टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी है इससे रिलेटेड। तो ये स्कीम जो अनाउंस हुई थी, ये कब हुई थी भाई? 18 फरवरी 2016 को। कब स्टार्ट हुई भी थी ये स्कीम? स्टार्ट हुई थी 2016 के अंदर, इसको अनाउंस कर दिया गया था। और ऑफिशियली लॉन्च कब किया गया था इसको? खरीफ 2016 के अंदर अनाउंस कर दिया गया था। 18 फरवरी 2016 को लॉन्च कर दिया गया था। कब भाई? खरीफ का जो सीजन है 2016 ईयर का, वहां तब से उसको स्टार्ट कर दिया गया था। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम जो है ऑलरेडी चल रही थी, जिनको मर्ज किया गया है। तो देख लीजिए, मर्ज इंश्योरेंस स्कीम कौन कौन सी है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास कौन सी आती है? मॉडिफाइड, कौन सी है भाई? मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, या जिसे अपन शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं? MNAIS बोलते हैं। दूसरी आती है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। उसके बाद में तीसरी जो स्कीम आती है वो है नेशनल एग्रीकल्चरल स्कीम। और इन सबको यानी कि इसके अंदर क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था और एक स्कीम बना दी गई थी, यानी कि द एग्जिस्टिंग स्कीम NAIS, MNAIS एंड CPIS। CPIS का क्या फुल फॉर्म होगा भाई? फुल फॉर्म क्या होगा भाई? बताओ भाई फटाफट, CPIS का फुल फॉर्म क्या होगा? बताओ भाई फटाफट से। CPIS का फुल फॉर्म है कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम। इन सबको मर्ज करके और एक पोर्टल बना दिया गया था। कौन सा भाई? नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, या एक स्कीम बना दी गई थी नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, या जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम, RFB के नाम से जाना जाने लगा। ये बना दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ? NCIP को जो है बनाई थी, उसका नेम चेंज करके और न्यू स्कीम के अंदर मर्ज किया गया। उसे क्या नाम दिया गया भाई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, ये स्कीम किसके स्थान पर आई थी? MNAIS और NAIS स्कीम जो थी उसके नाम पे आई थी। नेक्स्ट, हमारे पास आता है NCIP, यानी कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस जो पोर्टल है, वो स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था भाई खरीफ 2018 के अंदर। यानी कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल स्टार्ट कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है भी बिल्कुल। कब स्टार्ट हुआ था भाई? खरीफ 2018 से स्टार्ट हुआ था। पोर्टल क्या था? यानी कि अपन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट क्या है? www.pmfby.gov.in। चलिए भाई, नेक्स्ट ये है पोर्टल, यानी कि जिसके ऊपर अपन इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस स्कीम्स के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस स्कीम के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है।
ये किसानों को क्या करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, प्रोवाइड करवाती है कि अगर किसी भी तरीके का अगर कोई क्रॉप लॉस हो जाता है और आपने अगर इस स्कीम के अंदर उसका इंश्योरेंस करवा रखा है तो कंप्लीट बेनिफिट फार्मर को दे दिया जाता है। तो पहला क्या है भाई ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर सफरिंग क्रॉप लॉस डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ अनफोर्सीन इवेंट। ऐसे इवेंट जिन्हें देखा नहीं जा सकता, ऐसा कोई घटना घटित हो जाती है जिससे पूरा का पूरा क्रॉप लॉस हो जाता है, अगर उससे अपन बचना है तो हमें पीएमएफबीवाई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर टू इंश्योर दियर कंटिन्यूएंस इन फार्मिंग। देखिए क्या रीजन होगा, एक बार अगर कोई किसी कारणवश का क्रॉप का लॉस हो जाता है तो फार्मर वापस से क्या है भाई समर्थ इतना नहीं होता कि वो नेक्स्ट बार उसके अंदर उतने तरीके से यानी कि फर्टिलाइजर है या उसके अंदर टिलेज ऑपरेशंस है या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, यानी कि अपन ओवरऑल बोल सकते हैं कि इनपुट के ऊपर एक्सपेंसेस कर सके। लेकिन अगर पीएमएफबीवाई के अंदर रजिस्ट्रेशन है और क्रॉप का लॉस हो गया तो पूरा का पूरा सम एश्योर्ड जो है वो आपके अकाउंट के अंदर डीबीटी कर दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इससे यानी कि अगर वो नेक्स्ट बार भी सोविंग करता है तो उसको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। तीसरा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या आता है, इंकरेजिंग फार्मर टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अगर अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट होगा तो ऑब्वियसली वो हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उनको यूज कर सकेगा, मॉडर्न इंप्लीमेंट इक्विपमेंट्स को क्या कर सकेगा, यूज कर सकेगा और प्रोडक्शन को क्या है बेहतर बना सकेगा। तो तीसरा हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है। चौथा हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, इंश्योरिंग क्रेडिट वर्दीनेस of the farmer, crop diversification and enhancing growth and competitiveness of agriculture sector beside protecting the farmer from production risk। यानी कि चौथा हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि फार्मर जो है उसके सभी के जो यानी कि जो क्रॉप लॉस होने वाला है उसको अगर प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा तो वो अपने प्रोडक्शन को क्या कर सकता है, बेहतर बना सकता है। कैसे, जब नेक्स्ट बार वो अच्छा इनपुट डालेगा, अच्छा प्रोटेक्शन करेगा और नई आने वाली टेक्नोलॉजी का यूज करेगा तो उससे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन और ज्यादा बेहतर होगा। तो फाइनेंशियल सपोर्ट एटलीस्ट हमारा चारों जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसका मेन मोटो यही निकलता है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को प्रोवाइड करवा करके और उसके यानी कि जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करके और उससे क्या है बचा जा सकता है ताकि फार्मर को किसी भी तरीके का कोई लॉस न हो। इसका बस मेन ऑब्जेक्टिव चारों का चारों पॉइंट का अगर मैं एक लाइन के अंदर अगर कंक्लूजन निकालना चाहूं तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। उसके बाद में क्या क्या रिस्क कवरेज है, चलिए भाई रिस्क कवरेज की अपन बात कर लेते हैं। क्या क्या रिस्क कवरेज है, द स्कीम कवर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ यील्ड, यानी कि मेनली क्रॉप का क्या होगा, यील्ड की ही तो लॉस होगा। तो यील्ड का लॉस हो जाता है अगर स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर सॉविंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, तो वो उसको क्या किया जाता है भाई, बिल्कुल कवर किया जाता है। तो ये क्या है, एक कॉम्प्रीहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस है। जो इंश्योरेंस क्या होता है भाई, इंश्योरेंस का मेन मोटो क्या होता है, रिस्क को कम करना, रिस्क को मिनिमाइज करना। एक सर्टेन अमाउंट के अंदर रिस्क को क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। यानी कि वो सर्टेन अमाउंट जिसे अपन टेक्निकल टर्म के अंदर बात करें तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। और उस प्रीमियम के भुगतान के बाद अगर हमारा किसी भी वजह से मान लीजिए जो जो अपन बातें पढ़ेंगे कि इस तरीके से क्रॉप लॉस हुआ है, तो अगर उनकी वजह से अगर क्रॉप लॉस होता है तो जो सम एश्योर्ड कंपनी द्वारा आपसे कमिटेड रहता है कि इतना सम एश्योर्ड आपको प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी जो है इसको प्रोवाइड करवाती है। So this comprehensive risk insurance is provided to cover yield losses on area-based approach basis due to non-preventable risk। और रिस्क कौन कौन से हैं, ड्रॉट की वजह से, ड्राई स्पेल की वजह से, फ्लड की वजह से, इनंडेशन की वजह से, वाइड स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीज अटैक यानी कि कोई पेंडेमिक आ गया, लैंडस्लाइड की वजह से,
या नेचुरल फायर जो होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीछे आग लग गई थी, अगर ऐसा कोई रीजन रहता है तो उन सभी रिस्क को ये क्या करके चलती है, कवर करके चलती है। यानी कि स्टॉर्म है, हेल स्टॉर्म है, इसके साथ साथ साइक्लोन यानी कि चक्रवात आते हैं। तो अगर इन सभी कारणों की वजह से कोई लॉस होता है तो उसको क्या कर लिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा। हाँ जी भाई, समझ आया यहां तक अच्छे से? बिल्कुल। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एड ऑन रिस्क कवरेज। एड ऑन रिस्क कवरेज यानी कि ये क्या है, एड ऑन रिस्क कवरेज के अंदर कि कौन कौन से, कई बार क्या है किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरे, यानी कि अगर ये, वैसे तो भारत सरकार की स्कीम है, किसकी है भाई, सेंट्रल सरकार की स्कीम है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर किसी स्टेट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट उस चीज को इसके अंदर कवर कर लेती है। तो वो रिस्क कवरेज यानी कि जो एडिशनल चीजें इंश्योरेंस के अंदर अपन ऐड करवाते हैं उस रिस्क को कवर करने के लिए, उसे टेक्निकल टर्म के अंदर क्या बोला जाता है, राइडर बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है भाई, राइडर बोला जाता है। टेक्निकल इंश्योरेंस टेक्निकल टर्म के अंदर अपन उसे क्या बोलते हैं, राइडर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन कौन से यानी कि रिस्क कवरेज है। तो इसके अंदर अपन देख लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट यूटी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन क्रॉप इंश्योरेंस, यानी कि जो स्टेट के लेवल पर जो कमेटी गठित की हुई होती है उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी जो है वो क्या करती है, कोऑर्डिनेशन बनाती है। मे चूज एनी ऑल ऑफ द फॉलोइंग एड ऑन कवरेज ऑन द नीड ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप। अगर किसी क्रॉप के अंदर कुछ एक रिस्क जो है और ऐड करने होते हैं तो वहां की स्टेट जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करती है। तो वो कौन कौन से रिस्क जो है और ऐड किए जा सकते हैं, तो प्रिवेंटेड सोविंग प्लांटिंग जर्मिनेशन रिस्क, मिड सीजन एडवर्सिटी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, लोकलाइजेशन कैलेमिटीज हैं, और अटैक बाय विल्ड एनिमल। अटैक बाय विल्ड एनिमल, इन सबको क्या है, एड ऑन रिस्क कवरेज के अंदर अपन ले सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब स्टेट गवर्नमेंट या यूटी जो है वो वहां की पर्टिकुलर जो स्टेट की जो अथॉरिटी है उसके साथ क्या करके कोऑर्डिनेशन करके और ये डिसाइड करती है कि इन रिस्क को इस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर अपन कंसिडर और कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आता है इस स्कीम के लिए कौन कौन से असेंशियल डॉक्यूमेंट जो है। इस स्कीम के अंदर और कौन कौन से असेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो हो सकते हैं, चाहिए होते हैं। असेंशियल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं ताकि अपन इसके अंदर पीएमएफबीवाई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकें। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, लैंड का रिकॉर्ड है, या टेनेंसी एग्रीमेंट, जिसे टेनेंट यानी कि भूमि अगर ठेके पर ली हुई है, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और खुद का ये डिक्लेयर किया हुआ सर्टिफिकेट कि मेरी इतना इतना बीघा भूमि है और इसको आप पीएमएफबीवाई के अंदर कवरेज कर लीजिए, इसका प्रीमियम का भुगतान मेरे अकाउंट से जो है वो कर दिया जाएगा। ये सब कुछ जो कमिटेड रहता है, जो लैंग्वेज बैंक बता देता है, तो वो उस द्वारा लिखा हुआ सेल्फ डिक्लेयर्ड सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। उसके बाद में देखिए इस स्कीम से बाहर किन चीजों को रखा हुआ है, यानी कि एक्सक्लूजन कौन से हैं। तो मेन एक्सक्लूजन के अंदर आप एक बात सोच के रखिए कि ऐसे रिस्क जिनको हम प्रिवेंट कर सकते थे, यानी कि जिन्हें रोक सकते थे और हम क्या है उनको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं किया, तो वो रिस्क ऐसे के अंदर कंसीडर नहीं किए जाएंगे, कवर नहीं किए जाएंगे। तो इसके अंदर और कौन कौन से रिस्क है जिनको स्कीम से बाहर रखा गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड ही ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से सभी की सभी जगह फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, या कोई न्यूक्लियर वॉर वगैरह हो गया, ऐसी प्रॉब्लम के अंदर कोई बीमा कंपनी जो है वो आपको इसके अंदर कंसीडर नहीं करेगी। तो देखिए लॉस अराइजिंग आउट ऑफ वॉर, यानी कि किसी युद्ध वगैरह के कारण कोई नुकसान हो गया तो उसको, न्यूक्लियर रिस्क को, मैलेशियस डैमेज को, एंड अदर प्रिवेंटेबल रिस्क शैल बी एक्सक्लूडेड, यानी कि ऐसे रिस्क जिनको हम लोग क्या है प्रिवेंट कर सकते थे, बचा सकते थे उनसे क्रॉप को, और हमने उसको बचाया नहीं और क्रॉप का लॉस हो गया, तो ऐसे रिस्क को इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है भाई यहां तक? नेक्स्ट देखिए,
अब हम बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज कवर्ड अंडर PMFBY, यानी कि कौन कौन से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं जिनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कंसीडर्ड किया जाता है। कौन कौन से ऐसे लॉसेज हैं जिनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर अपन कवर कर सकते हैं। देखिए, जब भी अपन क्रॉप हार्वेस्ट कर लेते हैं और 14 दिन के अंदर, कब भाई, डेट ऑफ हार्वेस्टिंग से, यानी कि आज दिनांक मान लीजिए हम बात करें कि आज कितना 7 तारीख हो गया क्या, 7 तारीख से लेकर के 14 दिन अगर अपन इसमें ऐड कर देते हैं, आज हमने कोई क्रॉप हार्वेस्ट की है 7 जुलाई को और 14 दिन इसके अंदर ऐड कर दें, यानी कि 21 जुलाई तक हम इसके रिस्क को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो इसका टाइम पीरियड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा और एक दो एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। आपको ये ध्यान रखना है कि 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हार्वेस्टिंग अपन इसके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज को कितने दिन तक कवर किया जा सकता है, तो हाउ मेनी डेज, तो वो पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 14 डेज जो है इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या भाई, हेलस्टॉर्म, साइक्लोन, साइक्लोनिक रेन या अनसीजनल रेन जो होगी उनकी वजह से, यानी कि ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हमारा हो गया था, उसको हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लेम ट्रांसफर मोड। क्लेम ट्रांसफर मोड की बात करूं तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, डीबीटी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, डीबीटी बोलते हैं। तो क्लेम ट्रांसफर का मोड क्या रहता है, सीधा का सीधा जो सम एश्योर्ड होता है, जो कमिटेड रहता है, एग्रीमेंट रहता है कि इस प्रीमियम के अंदर इतना सम एश्योर्ड आपको प्रति बीघा के हिसाब से इस क्रॉप का जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो उसको सीधा का सीधा अकाउंट के अंदर फार्मर जो होता है उसके ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाँ जी भाई, नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी ने, अब हमारे पास आता है इंटरेस्ट रेट। अरे भाई, कौन सा इंटरेस्ट रेट, किसकी बात कर रहे हैं हम, कौन सा इंटरेस्ट रेट, बीमा के अंदर क्या आता है, इंटरेस्ट रेट का रोल क्या है। मान लीजिए किसी बीमा कंपनी से, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, और इंश्योरेंस के अंदर जो कंडीशन हमारे पास कमिटेड थी कि अगर ऐसा ऐसा हो जाता है तो आपको बीमा कंपनी जो है आपका भुगतान इतने दिन के अंदर कर देगी। मान लीजिए कोई फार्मर, या अपन किसी ह्यूमन केस की बात करें, मान लीजिए उसका डेथ हो जाता है, या मान लीजिए उसका डेथ हो जाता है और उसके पास जो है वो उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, डेथ बेनिफिट उसको मिलना है उसका 15 लाख रुपए। मान लीजिए किसी कारणवश जो है वो बीमा कंपनी ने डिले कर दिया, और डिले कर दिया तो उस सम एश्योर्ड का उसको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जोड़ करके और बाद में पूरा का पूरा अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यही इंटरेस्ट रेट है कि इंश्योरेंस कंपनी हैज टू पे 12% इंटरेस्ट रेट पर एनम फॉर द डिले इन सेटलमेंट क्लेम्स। अगर किसी वजह से अगर क्लेम सेटलमेंट में कोई बीमा कंपनी डिले हो जाती है तो वो उसको 12% ब्याज के हिसाब से उसकी राशि का भुगतान उसके बैंक के अंदर कर देगी। नेक्स्ट आता है प्रीमियम का जो भुगतान करना होता है, यानी कि जो अपन प्रति बीघा के हिसाब से प्रीमियम भरते हैं, अपन बोलते हैं कि PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जैसे खरीफ का 2% है, रबी का 1.5% है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप का 5% है, तो इसके अंदर कितना कितना शेयर किसका रहता है, कौन कौन भरता है। तो अगर मैं बात करूं बिटवीन सेंटर एंड नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, तो उसके अंदर रेशियो रहता है 90:10। कितना रहता है भाई, 90:10, यानी कि 90 जो है सेंटर का रहता है सब्सिडी और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और बाद बाकी जितने भी स्टेट्स बचते हैं, रिमेनिंग स्टेट्स बचते हैं, उनके अंदर जो है वो 50-50 है कि 50 सेंट्रल गवर्नमेंट और 50 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट। बाकी नॉर्थन स्टेट के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उनके अंदर 10% कौन देती है भाई, स्टेट गवर्नमेंट देती है, और रिमेनिंग जो 90% है वो किसके द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, नुकसान के इंडिमिटी के लेवल देख लीजिए कौन कौन से हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं कि कितने लेवल इंडिमिटी के हैं PMFBY में, तो 70%, 80% और 90%। अब अगर अपन बात करें कि किस हिसाब से, यानी कि एस्टिमेशन किया जाता है इल्ड का,
क्योंकि इल्ड के हिसाब से ही तो उसको अपन क्या है सम एश्योर्ड करेंगे। तो एस्टिमेशन ऑफ थ्रेशोल्ड इल्ड कि कितनी इल्ड जो है हो सकती है, तो बेस्ड ऑन एवरेज इल्ड ऑफ लास्ट 7 ईयर एक्सक्लूडिंग 2 ईयर ऑफ डिक्लेयर बेस्ट जो 7 ईयर होते हैं उनका एवरेज निकाल करके भी इतना इतना इल्ड जो है इसके अंदर हुआ है, तो उसके हिसाब से इल्ड का एस्टिमेशन दिया जाता है। फॉर्मूला एस्टिमेशन ऑफ थ्रेशोल्ड इल्ड ये यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो कि फॉर्मूला क्या है कि समीशन बेस्ट 5 ईयर, समीशन का मतलब जोड़, और बेस्ट 5 सालों की इल्ड कितनी हुई है माइनस इस साल की इल्ड कितनी हुई है इनटू नोटिफाइड इंडिमिनिटी लेवल, यानी कि नुकसान का लेवल क्या था, और डिवाइडेड बाय 5। तो इससे क्या निकल के आता है, फॉर्मूला ऑफ एस्टिमेशन ऑफ थ्रेशोल्ड इल्ड निकालने का फॉर्मूला आपका यही है कि बेस्ट 5 ईयर के अंदर 2 ईयर तो एक्सक्लूडेड कर दिए थे जो अच्छे नहीं थे, या लेकिन लास्ट 7 ईयर के अंदर जो बेस्ट 5 ईयर है उनको अपन इसके अंदर कंसिडर करते हैं। देखते 7 सालों को है, 2 साल निकाल देते हैं जो बेस्ट नहीं होते, बेस्ट जो अच्छी अच्छी इल्ड वाले 5 साल है कि इनके अंदर टॉप इल्ड रही हुई है उनका समीशन करके और ईयर की इल्ड को माइनस करके नुकसान के दर को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, तो हमारे पास जो है एस्टिमेशन इल्ड आ जाता है। अब अपन बात करते हैं डेट ऑफ स्टार्टिंग फॉर द एनरोलमेंट ऑफ फार्मर इन पीएमएफबीवाई, यानी कि कौन सी डेट जो होती है जब से पीएमएफबीवाई के अंदर क्या है पीएमएफबीवाई के अंदर रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो डेट आपसे पूछ ले तो देखो भाई, तो डेट ऑफ शेयरिंग तो खरीफ के अंदर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, और रबी के अंदर यानी कि बीमा करना कब से स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर से। आपसे पूछ ले कि फार्मर के एनरोलमेंट की डेट पीएमएफबीवाई के अंदर कब से स्टार्ट होती है, तो खरीफ सीजन के अंदर 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, और रबी सीजन के अंदर जो है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होती है। हाँ जी भाई, क्रिस्टल क्लियर है क्या एकदम? यहां तक बहुत डिटेल से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। कट ऑफ डेट आउट ऑफ एग्जिस्टिंग लोनी फार्मर फ्रॉम द, तो कट ऑफ डेट आप देख लीजिए खरीफ के अंदर एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट, और रबी के अंदर 7 डेज बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट फॉर द एनरोलमेंट, यानी कि खरीफ सीजन के अंदर 7 दिन पहले रजिस्ट्रेशन, यानी कि मान लीजिए ये कट ऑफ डेट है इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तो 7 दिन पहले कट ऑफ डेट रहती है, और रबी के अंदर भी यही रहता है कि प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट से पहले 7 दिन। ऑप्टिंग आउट क्या होता है भी, किसी को अगर बीमा करवाना है या नहीं करवाना। लोनी फार्मर के तो क्या होते हैं ऑटोमेटिकली होते हैं, पहले तो ऑटोमेटिकली होता था जिनका मतलब कि केसीसी अकाउंट है उनका ऑटोमेटिकली पीएमएफबीवाई के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन आजकल एक ऑप्टिंग आउट फार्म होता है, अगर उसको भर के नहीं देंगे तो अपना कंसिडर कर लिया जाएगा, अगर भर के देंगे उस फार्म को अपन लिख के दे देंगे कि हमारा बीमा नहीं कीजिए, तो वो क्या करेंगे ऑप्टिंग आउट फॉर्म को स्टेपल करके खुद के पास रख लेंगे और हमारा उस साल बीमा नहीं होगा। तो अब ये थोड़ा सा है अपने को स्वैच्छिक कर दिया गया है कि आप करवाना चाहते हो तो करवा लीजिए, नहीं करवाना तो मत करवाइए। लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है भी, कब तक अपन खरीफ सीजन के अंदर लास्ट तक करवा सकते हैं, 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अपन लास्ट कब तक करवा सकते हैं खरीफ सीजन का, तो खरीफ सीजन का जो है रजिस्ट्रेशन का डेट कब तक रहता है, लास्ट डेट कब तक रहता है खरीफ के अंदर 31 जुलाई, और रबी के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो हमारा क्या रहता है 31 दिसंबर रहता है। नेक्स्ट आता है कवरेज ऑफ क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप जो है जिनको कवरेज किया जाता है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। कवरेज ऑफ क्रॉप के अंदर फूड क्रॉप्स यानी कि सीरियल है, पल्सेज है, उसके बाद ऑयल सीड क्रॉप के अंदर ऑयल वाली सारी की सारी फसलें, और एनुअल कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ये सारी की सारी पीएमएफबीवाई के अंदर कंसिडर्ड की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आता है कि प्रीमियम के रेट क्या क्या है, क्या है भाई प्रीमियम के रेट क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है स्टूडेंट्स, इसको तो आप मतलब कि किसी लेवल पर आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि यहां से एक बार 2017-18 के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी कि आईबीपीएस एसओ का जो एग्जाम होता है,
IBPS SO का, उसके अंदर तीनों के तीनों क्वेश्चन सीक्वेंस से पूछे गए थे, सीधा सीधा, बहुत इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या पूछे गए थे? खरीफ का प्रीमियम कितना होता है, रबी का प्रीमियम कितना होता है, और खरीफ रबी के अंदर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप आती है उनका प्रीमियम कितना होता है। बहुत बार यहां से क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं AFO के साथ साथ इफको का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ साथ क्रिप्को FRT का जो एग्जाम होता है, क्रिप्को FRT फार्म रिसर्च ट्रेनिंग का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके साथ साथ SBI क्लर्क का जो मीन्स होता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो बिल्कुल ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि खरीफ के अंदर यानी कि ऑल फूड ग्रेन जो ऑयल सीड जो फिर खरीफ सीजन के दौरान सोविंग करते हैं तो उसका कितना होता है, 2% होता है। रबी के अंदर जो सोविंग करते हैं उनका कितना होता है, 1.5% होता है। और एनुअल कॉमर्शियल या एनुअल हॉर्टिकल्चर की बात करें तो उनका कितना, रबी और खरीफ दोनों सीजन के अंदर सोविंग करते हैं उनका कितना रहता है भाई, 5% रहता है। तो ये हमारे पास है कि प्रीमियम के रेट क्या क्या है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्लीज इसको किसी भी लेवल पर आपको भूलना नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट अगर अदर पॉइंट्स की अपन कुछ बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अदर और देख लेते हैं। अदर पॉइंट रिलेटेड टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अराउंड 85% ऑफ द फार्मर एनरोल्ड विद द स्कीम आर स्मॉल एंड मार्जिनल, यानी कि इस स्कीम्स के अंदर जो भी फार्मर एनरोल्ड है वो कैसे हैं, स्मॉल और मार्जिनल है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, द रिसेंट अनाउंसमेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमण ड्यूरिंग हर 2022-23 बजट स्पीच ऑन द यूज ऑफ ड्रोन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस विल फर्दर स्ट्रेंथन द इंटीग्रेशन technology for the smooth implementation of the scheme PMFBY on the ground level। यानी कि निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला था अपने स्पीच के अंदर कि अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी का क्या है यूज किया जाए ताकि इस स्कीम को ग्राउंड लेवल पर हम इंप्लीमेंट कर सके। यानी कि अगर कुछ एक यानी कि लूप होल्स जो अपन होते हैं, कुछ एक कमियां होती है हर एक चीज की, तो उस लूप होल से क्या है बचा जा सके। उस लूप होल से बचे, लूप होल से किस प्रकार से बच सकते हैं कि अगर प्रॉपर ड्रोन से मॉनिटरिंग हो गई कहां कहां कितना कितना नुकसान हुआ है तो उसको यानी कि इस स्कीम का अपन अच्छे तरीके से फार्मर को क्या है बेनिफिट दे सकते हैं। और जहां पर लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा वहां भी मिले, और जो लोग यानी कि इस स्कीम का ऐसे ही फायदा उठा लेते हैं यानी कि इंडिमिनिटी लेवल 50 रहता है 60 रहता है नुकसान की दर, और उसको 90 दिखा करके और अपना जो है क्लेम ले लेते हैं, तो ऐसा उसके अंदर न हो। इससे बचने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके और उसको क्या है बेनिफिट मिले। ठीक है भाई, समझ आया ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को। और इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव टू डिलीवर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी टू द फार्मर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, कौन सी भाई, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। कौन सी पॉलिसी, इस ये टाइटल था उसका कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। कौन सी पॉलिसी को जाना जाता है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को डोर टू डोर जाकर के बोला गया कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए कि जो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्कीम चल रही है इसका फायदा लीजिए, ताकि आपके जो क्रॉप के अंदर होने वाला नुकसान जो है, लॉस जो है, उससे क्या हो भाई बचा जा सके। तो ये स्कीम मेन मोटो जो है इस स्कीम का यही था। ये कुछ एक अदर पॉइंट्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड थे, हमने उसको भी कवर कर लिया। अब हमारे पास आता है बजट फॉर PMFBY। अपन 2 ईयर का बजट डिस्कस कर लेते हैं, कितना कितना बजट जो है इस स्कीम को मिला हुआ है। तो देखिए भाई बजट की हम लोग बात करते हैं, 2020-21-22 का कितना था भाई, 16,000 था। 2021-22 के अंदर रिवाइज करके इसको थोड़ा कम कर दिया गया, 15,989 करोड़। और उसके बाद में 22-23 के अंदर जो बजट इसको अलोकेट हुआ था, मिला था, वो है भाई 15,500, जो लास्ट ईयर से
घट करके, और कितना घट गया था भाई, -3.05, यानी कि अप्रोक्सीमेट 3.05% जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर बजट क्या है, घट गया था। तो ये आपको कुछ अब की बार आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली 2023 के अंदर इसके लिए एलोकेटेड बजट जो है वो कितना है, क्योंकि अब जो है बजट आएगा जो लगभग मार्च, फरवरी मार्च के अंदर आएगा। इससे इस ईयर के जो एग्जामिनेशन है हमारे सारे के सारे इसी बजट के अकॉर्डिंग जो है आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2022-23 सेशन के लिए बजट एलोकेटेड जो है वो कितना था, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर कितना बजट जो है घटा था। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? तो यहां तक स्टूडेंट्स हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होती है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके इस स्कीम के अंदर जो जो स्लाइड्स हमने डिस्कस किए, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाने वाला है। प्लीज स्कीम को अच्छे तरीके से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। बार बार रिवाइज करोगे तो डेटा और डेट जो है वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी, है ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैंने बताए उनको अच्छे से रिवाइज करना है, और पूरी की पूरी स्कीम आपको बुलेट पॉइंट के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया। बाकी ऐसे ही हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर की स्कीम्स है उनको हम डेली इसी सेशन के अंदर डेली डे वाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सेशन के अंदर लाइव जुड़ने का कोशिश किया करें भाई, ठीक है। चलिए भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी को।